अभी हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमने अभी WBC देखा था इसके पहले। इम्यूनिटी में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वो कैसे क्या क्या उसमें कौन कौन से सेल्स का क्या क्या फंक्शन है ऑल। ओके, बेसिकली हम ये देखेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी मीन्स व्हाट कि इट इज़ अ बॉडी डिफेंस। ओके, डिफेंस अगेंस्ट व्हाट? अदर इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ सकते हैं वायरसेस, ओके, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी देयर। उसके बाद जो ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है थ्रू इम्यून सेल्स। सो इम्यूनिटी के वास्ट एंड वेग उसमें ये है फंक्शंस है, जो कि हम लोग अभी वन बाय वन देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक इम्यूनिटी होती क्या है। उसमें दो टाइप होते हैं, एक इन्नेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है। उसमें हम पहले इन्नेट देखने जा रहे हैं। तो इन्नेट एंड एक्वायर्ड इट इज़ द टू टाइप्स, ओके, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। अब इन्नेट एंड एक्वायर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन्नेट मीन्स जो कि ऑलरेडी रेडीमेड हमको मिली हुई है, ओके। रेडीमेड का फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिकली एग्जांपल दूँ तो मदर जब ब्रेस्ट फीड करती है बेबी को, ओके, मदर्स मिल्क जो है, ब्रेस्ट फीड जो मिल्क है उसमें, जिसको हम कोलेस्ट्रम जो शुरुआत का बोलते हैं वो, या फिर जो मदर का जो है उसमें एंटीबॉडी ए होता है, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन जो बोलते हैं हम लोग, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, जो कि डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ऑर्गेनिजम्स। तो ये रेडीमेड मिल गया है बेबी को। सो दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज अ इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मीन्स व्हाट? आफ्टर एनी डिसीज हो गया, उसके कारण जो टी सेल या बी सेल फॉर्म हुए हैं उसके अगेंस्ट, मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म हुआ है या फिर टी सेल स्पेसिफिक उस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फॉर्म हुआ है। तो ये जो एक्विजिशन है आफ्टर समथिंग, जो बॉडी में इम्यूनिटी हुई है आफ्टर इन्वेजन, आफ्टर वैक्सीनेशन एंड ऑल, इससे जो इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड होती है। ओके, तो पहले हम अभी देखने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स व्हाट कि जो इम्यूनिटी हमको रेडीमेड मिली हुई है, जनरली हमको जो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडी को ये नहीं करना पड़ा। ओके, उसमें भी दूसरा डिफरेंट टाइप्स ये है। उसमें हम लोग देखेंगे पहले क्या क्या देखेंगे हम इन्नेट इम्यूनिटी में। फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमको डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी। फिजिकल एंड एनाटॉमिकल बैरियर्स कौन से हम बाद में देखेंगे। मैक्रोफेजेस लाइक फैगोसाइट्स। मैक्रोफेजेस मीन्स जो सेल्स, इम्यून सेल्स जो बॉडी इसमें क्या है, बिग साइज होते हैं, ओके, और जो डायरेक्टली एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करना यानी क्या? डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, उसको ईट कर लेते हैं, मीन्स नॉट स्पेसिफिकली ईट, ये तो मैं टर्मिनोलॉजी इसमें है, वो सेल ईटिंग या फिर उसको सेल ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करना, ये जो फंक्शन है फैगोसाइटोसिस का, वो सेल्स जो है वो फैगोसाइट्स या मैक्रोफेजेस उनको बोला जाता है। इम्यून प्रोटीन्स, जो कि इम्यूनिटी में हमको डिफरेंट इम्यून प्रोटीन्स है जो बॉडी के पास फॉर्म्ड इसमें मिलते हैं। ऐसे इम्यून प्रोटीन्स जो कि इम्यून सिग्नलिंग के लिए, यानी इम्यूनिटी ट्रिगर करने के लिए, या फिर वो प्रोटीन्स जो कि फर्दर फॉर्मेशन ऑफ सेल्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इम्यून प्रोटीन्स, और उनका फंक्शंस क्या है वो इन्नेट इम्यूनिटी में देखेंगे। उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स एज लाइक ऑफ फैगोसाइट्स, और ये हमने बोला मैक्रोफेजेस, वैसे नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं जो भी एनगल्फ करके बैक्टीरिया को उसमें पोर्स फॉर्म करेंगे, उसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एक्शंस उस सेल के होते हैं। वो डिटेल्ड हम हर चीज़ को इस इन्नेट इम्यूनिटी में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन बाय वन हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि फिजिकल एंड एनाटॉमिकल बैरियर्स ऑफ द बॉडी, ओके, जो कि हमको कुछ स्पेसिफिक इसके लिए बॉडी को करना नहीं पड़ा कुछ नया। अभी हम लोग देखेंगे हर किसी के बॉडी में स्किन सेल्स होते हैं, आउटर स्किन सेल्स, जो कि केराटिनाइज सेल्स होते हैं। ओके, केराटिन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है, केराटिनाइज सेल्स होते हैं, लाइक वो जो सेल्स है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंट्री नहीं होने देते। ओके, स्किन जब तक इंटैक्ट है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, सो दिस इज केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स जो अपने होते हैं, वो प्राइमरी डिफेंस प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
ओके, अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी और क्या है फिजिकल बैरियर में, हाइड्रोफोबिक ऑयल सिक्रेशन। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलेंट, ओके, एंड हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। अब जो ऑयल जो वाटर को दूर ये करता है, रिपेलेंट करता है, ऐसे बॉडी से जो सेबम या ऑयल सिक्रेशन होता है उसके कारण स्किन पे या बॉडी में इंटर नहीं कर सकते, स्किन पे ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फिजिकल बैरियर जो कि स्किन सेल्स के वहाँ पे हाइड्रोफोबिक ऑयल जो सिक्रेशन हो रहा है। उसके बाद स्किन हैज लो पीएच विच अवॉइड्स द ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। यानी क्या? तो आउटर स्किन पे है जो पीएच ऑफ दैट आउटर एरिया जो स्किन का है वहाँ पे सेबम सिक्रेट हो रहा है, वहाँ पे स्वेट सिक्रेट हो रहा है, वो जो आउटर एनवायरनमेंट जो बना हुआ है वहाँ का पीएच जो है वो लो होता है, मीन्स एसिडिक होता है, और इसके कारण ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते। ओके, सो पीएच ऑफ द स्किन दैट आल्सो डिसाइड्स कि ऑर्गेनिज्म कम रहे। स्वेट ग्लैंड, अब स्वेट जो हमारे ग्लैंड है वो स्किन पे वो स्वेट सिक्रेट करेंगे बॉडी को कूल रखने के लिए। जो स्वेट सिक्रेट करेंगे उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइसोसोम प्रोटीन होते हैं। अब लाइसोसोम जो है ये जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, उस प्रोटीन का डीनेचरेशन करके उस यानी पेरोक्साइड एंजाइम्स और उनके पास स्पेसिफिक ये होता है, वो क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। लाइसोसोम्स हमने नॉर्मल सेल भी देखा था, सेल्स में भी लाइसोसोम होते हैं जो कि सेल को खुद डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ लाइसोसोम प्रोटीन्स उनके पास होते हैं। डिफेंसिन प्रोटीन होता है जो भी ऑर्गेनिज्म को किल करने में ही होता है। सॉरी। उसके बाद अमोनिया, थोड़ा स्वेट और इससे भी अमोनिया सिक्रेशन होता है, वो भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए फेवरेबल स्किन पे नहीं है। सो स्वेट ग्लैंड के वहाँ वो उनका सिक्रेशन, लाइसोसोमल सिक्रेशन, डिफेंसिव प्रोटीन सिक्रेशन एंड अमोनिया सिक्रेशन जो है, इसके कारण भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हो पाती है बॉडी स्किन पे, एंड वो फर्दर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री जो है वो प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद इंटरनल लेयर ऑफ हॉलो ऑर्गन। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं लंग्स, ओके। अब लंग्स के अंदर जो हॉलो छोटा स्पेस है अल्वियोला है। अब उससे बड़ा स्पेस हम अगर देखेंगे तो उसके डिफरेंट क्या होते हैं, जो लंग्स है उसके चेम्बर्स होते हैं, ओके, लोब्स होते हैं। ये जो हॉलो स्पेस है वो डायरेक्टली एंट्री तो उसमें हुई तो ये तो है, प्रॉब्लम तो है, बट जैसे फॉर एग्जांपल इससे अगर सिंपल एग्जांपल हम लोग ले तो जीआई ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन हॉलो है, उसमें कुछ भी जाने से वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा रहा है। ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उसका वो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट कर रहा है डायरेक्टली ब्लड या अदर इसमें एंट्री करने से। सो हॉलो ऑर्गन का जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव लेयर जो कि ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट सिस्टमिक जो इन्वेजन है वो प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑल्सो सिक्रेट्स लाइसोसोम। लाइसोसोम हमने बोला है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ म्यूकस सिक्रेट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ऑल, तो वहाँ पे भी लाइसोसोम सिक्रेट होगा। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ओके, ये पेप्टाइड सिक्रेट करेंगे वहाँ पे भी। ओके, सो ये म्यूकोजल सेल्स भी है जो ये दो सब्सटेंसेस सिक्रेट करके क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे या फिर फर्दर उसकी ग्रोथ वहाँ पे इनिबिट करेंगे। सो दीज आर नॉट द स्पेसिफिक इम्यून मीन्स डिफेंसेस, बट दीज आर द फिजिकल बैरियर्स जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं फर्दर या नॉर्मल इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया इन द बॉडी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें कि फिजिकल एंड एनाटॉमिकल बैरियर्स में और क्या क्या है। ओके, अब इसमें और क्या है, म्यूकोसिलियरी एक्शन। अब म्यूकोसिलियरी एक्शन क्या है, अब हम लोग अगर डायग्रामेटिक इसमें देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, ओके, लंग्स में क्या होता है कि लंग्स है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस में सिलिएटेड इपिथेलियम होता है ना, और यहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन भी होता है। ओके, म्यूकस प्लस सिलियाज होते हैं इपिथेलियम में। अब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ब्रोंकस में और इसमें एंटर करेगा तो वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होगा। म्यूकस ये स्टिकी नेचर होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है तो म्यूकस क्या करेगा, उसको सिक्रेट होकर उसके अराउंड लेयर बनाएगा और उस ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा। अब ये जो सीलिया जो होता है वो डाउनवर्ड उसमें नहीं जाने देगा, कहाँ, लंग्स में नहीं जाने देगा,
उसको अपवर्डली पुश करेंगे। जब भी हमको खांसी होती है, कफ होता है, वो सीलिया क्या करता है, म्यूकस उसको ट्रैप करेगा और सीलिया उसको अपवर्डली पुश करेगा जो बॉडी के बाहर डालने के लिए, इसलिए हमको कफ रिफ्लेक्स होता है। सो म्यूकोसिलरी एक्शन कफ रिफ्लेक्स करेंगे और उसके थ्रू वो बॉडी कफ करके हम बॉडी के बाहर उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। सो दिस इज म्यूकोसिलरी एक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट कर रही है रेस्पिरेटरी या किसी इसमें एंटर करने से। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉम माउथ टू एनस, इसमें हम लोग देखेंगे कि सलाइवेशन, गैस्ट्रिक एचसीएल, उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज, है ना, ये सब जो है वो उनके पास क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को किल करने का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सलाइवा उसके पास स्पेसिफिक ये है एंजाइम्स है जो कि ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज है जो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी पीएच 0.8 टू 1.3 तक होती है, यानी इट इज़ वेरी हाईली एसिडिक होता है। और ये इतने एसिडिक नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म जनरली जिंदा नहीं रह सकता इन स्पाइट ऑफ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्यों रहता है जनरली, उसके पास दो स्पेसिफिक ये है, एक तो उसके पास यूरेज एंजाइम होता है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीलियाज उसके पास होते हैं। अब वो कैसे क्या करेंगे, और वो स्पेसिफिक SCO3 बाइकार्बोनेट सिक्रेट करते हैं जिससे वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अराउंड द बैक्टीरिया। ये सब जो है पार्ट वो हम लोग गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर का पार्ट है। बट मैक्सिमम अदर देन दिस एच पाइलोरी लाइक बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिजम्स जो जनरली किल हो जाते हैं इससे। तो दिस इज वन ऑफ द फिजिकल बैरियर जिससे ऑर्गेनिज्म किल हो जा रहा है, फर्दर उसकी बॉडी में एंट्री जो है वो प्रिवेंट हो रही है। उसके बाद हाइपरपेरिस्टाल्सिस, अभी कभी भी हमने देखा होगा, कभी भी किसी पेशेंट को डायरिया या डिसेंट्री होती है। ओके, डायरिया डिसेंट्री का मतलब क्या है, जब भी गैस्ट्रोएंटराइटिस या एंटराइटिस होता है, ओके, स्पेसिफिकली एंटराइटिस या गैस्ट्रोएंटराइटिस जब होता है, मीन्स स्टमक और इसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन या इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को थ्रू फीसेस बाहर फेंकने का बॉडी ट्राई करती है। ओके, अब बाहर फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो बढ़ा देनी पड़ेगी, कि वो इतना बढ़ा देते हैं कि वो वाटरी स्टूल होने लगता है। ओके, सो ये मोटिलिटी बढ़ने से क्या होता है, स्टूल के साथ वो ऑर्गेनिजम्स भी बाहर फेंके जाते हैं। सो बॉडी ये जो पेरिस्टाल्सिस बढ़ा रहा है इंटेस्टाइन का, डायरिया उसके कारण हो रहा है। अब इसका साइड इफेक्ट में तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स लूज भी होते हैं, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन एंड शॉक भी हो सकता है। बट इट इज़ अ प्राइमरी डिफेंस ऑफ द बॉडी कि जो पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाएगा और उसके कारण क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर चला जाएगा। ओके, और उसमें क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इंटेस्टाइन और इसमें हमारे पास कोई और ऑर्गेनिज्म होता नहीं है। नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में होते हैं, पर स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं विटामिन के और अदर जो इसमें सिक्रेशन, विटामिन B12, ऐसे इसको बनाने के लिए बहुत नीडेड है प्रोटीन का डाइजेशन एंड ऑल। ये सब जो गुड बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन में होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये गुड बैक्टीरियाज जो है वो अपने बॉडी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यानी दोनों भी म्यूचुअल बेनिफिट में रहेंगे, वहाँ प्रेजेंस रहने के कारण बैक्टीरिया को भी उसका खाना मिलेगा और हमारे बॉडी को भी उसका फायदा होगा। हमने ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा 12th में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है। तो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के इसमें जो गुड बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, ऐसे गुड बैक्टीरियाज प्रिवेंट करते हैं फर्दर बैड बैक्टीरियाज ऑर्गेनिजम्स को इन्वेजन करने से। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल प्राइमरी फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर में वो आता है। अब ये स्पेसिफिकली करते क्या है गुड बैक्टीरियाज, वो दे विल प्रोड्यूस स्पेसिफिक फैटी एसिड और बैक्टीरियोसाइड्स जो कि अदर बैड बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, किल करते हैं। ओके, सो जैसे इसमें गुड बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलाई। ओके, हम लोग जैसे स्पोरोलैक वगैरह देते हैं, कभी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगर किसी को देना है जिससे गुड बैक्टीरिया भी मर सकते हैं, या किसी को सीवियर डायरिया वगैरह हुआ है जिसके कारण गुड बैक्टीरियाज भी लॉस हुए हैं,
तो ऐसे इसमें हम लोग योगर्ट या फिर जो स्पोरोलैक सैचेट्स या कैप्सूल फॉर्म में जो लैक्टोबैसिलाई जो होते हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट लैक्टोबैसिलाइज जो प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ होते हैं स्पोर्स उनके, वो हम पर्सन को देते हैं जिससे वो भर के निकले। तो ये जो गुड बैक्टीरिया है वो फर्दर प्रिवेंट कर रहे हैं अदर बैड बैक्टीरियाज की बॉडी में एंट्री एंड उनका एग्जिस्टेंस को वो इन्हें प्रिवेंट कर रहे हैं। ओके, सो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी सेल को भी बॉडी में एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब समझ लो ई कोलाई जो है, ओके, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलाई जो है, ओके, ये लैक्टोबैसिलाई बॉडी में है नॉर्मली। अब कोई अदर ऑर्गेनिज्म आया, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला आया, शिगेला आया, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया गट में, तो इस ऑर्गेनिज्म को ये करके लैक्टोबैसिलाई हमारे गट में टी सेल स्पेसिफिक उसके टी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने जैसा है कि वो स्टिमुलेट करेगा और फिर टी सेल इसको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक एंटीजन को आइडेंटिफाई करके उसको किल करने के लिए वो टी सेल उसमें काम करेगा। तो ये फर्दर सिर्फ वहाँ पे उसको प्रिवेंट ही नहीं कर रहा, तो हमको बता भी रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट भी कर रहा है कि दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैज़ बीन इन्वेडेड इनसाइड द गट और इंटेस्टाइन। ओके, सो अब इसमें जनरली कब देते हैं, ये जो हमने इसमें देखा, मैंने अभी बोला है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ऐसे जो है वो उसमें हम लोग स्पेसिफिकली लैक्टोबैसिलाइज वगैरह, फॉर एग्जांपल हम डॉक्सीसाइक्लिन जो देते हैं। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसके साथ कभी भी कैप्सूल के साथ ही लैक्टोबैसिलाइज जो दिए जाते हैं। अब इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये गुड बैक्टीरियाज डेथ हो गई, ओके, ये प्रिवेंट नहीं कर रहे फर्दर इसको, तो इसके कारण क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा जो अपसेंट होगा तो सुप्रा इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सुप्रा इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो फ्लोरा ना रहने के कारण अदर जो इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं या फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक है, सुप्रा इन्फेक्शंस में हम इसको पकड़ते हैं। कोई अगर अच्छे से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और उसके साइड इफेक्ट्स पड़े तो उसमें ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड सुप्रा इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड बैक्टीरियाज, दैट इज नॉर्मल फ्लोरा जो है वो उसके लैक्स, उसका जब अगर डेफिशिएंसी रहेगी बॉडी में तो हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शंस, जो कि हमें नहीं होना चाहिए जब अगर गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो बॉडी में इननेट इम्यूनिटी या फिर जो नेचुरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो हमको प्रोवाइड हो रहा है बॉडी में, उसका फर्स्ट पार्ट एक आता है जो सेल्स है वो मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस का मतलब क्या है, इसमें इसका सीधा सीधा मतलब है ये कोई टाइप ऑफ सेल नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस मीन्स बिग ईटर्स जो है, नेचुरल किलर जो सेल्स है वो पकड़ के, तो ये साइज में बड़े होते हैं और इनका बेसिक फंक्शन है कि वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको डायरेक्ट एनगल्फ करेंगे और इनसाइड उस सेल को किल करेंगे, या फिर कुछ एंजाइम्स वहाँ सिक्रेट करके बैक्टीरिया में पोर्स फॉर्म करेंगे और उसमें फिर कुछ एंजाइम वो पोर्स से अंदर डाल के वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब ये बड़े साइज के जो प्राइमरी डिफेंस प्रोवाइड करने वाले, प्राइमरी डिफेंस का मतलब जब भी इंजुरी साइट हो या इन्फेक्शन साइट हो उसमें सबसे पहले आके जो एक्शन दिखा रहे हैं वो जनरली मैक्रोफेजेस होते हैं। अब हमने कभी उसमें देखा होगा कि इंजुरी या फिर वुंड हीलिंग अगर कभी पढ़ा होगा आपने, तो वुंड हीलिंग में सबसे पहले आने वाला सेल जो होता है वो न्यूट्रोफिल ही होता है। ओके, वो अलग प्रोसेस है, वुंड हीलिंग ऑफ वुंड जो हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़े होंगे, तो वो पार्ट अलग है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें मैक्रोफेजेस मीन्स बिग सेल्स, बिग ईटर्स जो है वो कौन कौन से टाइप्स के हैं, इसको ही किलर सेल भी बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल जो है। ओके, तो अब इसमें इनका एक्शन क्या है, एनगल्फ द ऑर्गेनिज्म और जो सेलुलर रिमेनिंग एंड डेब्रिज है उनको एनगल्फ करना। अब फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम में, जीआई सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म ने एंट्री की, तो ये मैक्रोफेजेस जो भी वहाँ प्रेजेंट रहेगा, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या नेचुरल किलर सेल, वो जाएंगे, वो उसको एनगल्फ करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ओके, सेकेंडरीली वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन इसके कारण कोई सेल्स डेड हुए हैं, नॉर्मल अपने ह्यूमन सेल्स डेड हुए हैं और उसका ये है डेब्रीज है, उसका जो वेस्ट है
उसको भी न्यूट्रलाइज, उसको भी इनगल्फ करके न्यूट्रलाइज करने का काम ये मैक्रोफेजेस का होता है। ओके, उसके बाद इनके पास वाइड रेंज ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर्स करते क्या है, कोई भी जो इम्यून सेल है उसके पास अगर स्पेसिफिक, इसके पास वाइड रेंज ऑफ रिसेप्टर्स है, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को वो आइडेंटिफाई कर सकता है ना। स्पेसिफिक टी सेल्स के पास बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है जो सिर्फ उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा जो उसको रिसेप्टर जिस चीज़ का बना हुआ है। बट ये जो मैक्रोफेजेस है इनके पास इतने वाइड वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं कि ये रिसेप्टर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को वो अलग अलग शेप, साइज, अलग अलग एंटीजन, अलग अलग उसके प्रोटीन्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो सब को आइडेंटिफाई करने का उसका ये है। अब ये रिसेप्टर जनरली क्यों होते हैं, क्यों आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है किसी भी रिसेप्टर से इससे। अब फॉर एग्जांपल नॉर्मल ह्यूमन सेल और बैक्टीरियल सेल, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा अपन, मैक्रोफेजेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो रिसेप्टर उस पर वो स्पेसिफिक एंटीजन है उसके रिसेप्टर को अटैच हो जाएगा। अगर वो फेवरेबल अपना फैमिलियल ह्यूमन उसमें एंटीजन मिलता है तो उस पर अटैक नहीं करेगा। HLA एंटीजन होता है ह्यूमन में, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, अगर ये होगा तो नहीं अटैक करेगा। या फिर HLA एंटीजन जो कि डेविएट हो चुका है, उसमें डिफरेंस, उसमें ये हो चुका है, अबनॉर्मलिटी आ चुकी है, मीन्स नॉर्मल सेल है तो वो HLA इंटैक्ट रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। अगर वो सेल डैमेज हो चुका है तो HLA उसका इंटैक्ट नहीं रहेगा, तो वो प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो ह्यूमन सेल जो कि डेड एंड अफेक्टेड सेल्स है, ऐसो को भी वो अगर HLA प्रॉपर आइडेंटिफाई ना हो रिसेप्टर से तो ऐसो को भी वो क्या करता है, मैक्रोफेजेस उसको किल करते हैं। तो कोई भी सेल, इम्यून सेल्स, उस पर अटैक करने के लिए उसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स उसको समझना चाहिए कि वो अपना ओन है या फिर आउटर किसी ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी एबनॉर्मल सेल्स का है। जैसे ट्यूमर सेल्स में होता है जो नॉर्मल HLA शो नहीं करेगा, है ना, जैसे ऑन्कोजेनिक ट्यूमर्स वगैरह होते हैं उसका वो शो नहीं करेगा। तो ऐसे सेल्स है क्या, ये आइडेंटिफाई करने का काम भी इनके रिसेप्टर्स करते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, वाइड रेंज ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की इनमें कैपेसिटी होती है। ओके, उसके बाद PRR पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स भी उनके पास होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, ये मोलिकुलर पैटर्न जो है उस पैथोजन का वो आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका स्पेसिफिक मोलिकुलर पैटर्न क्या है और उसका कैसे किल करना है या कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके भी रिसेप्टर्स उसके स्पेसिफिक उसके पास होते हैं। देन नॉड रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ओलिगोमराइजेशन डोमेन, ये क्या करते हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोलिकुलर पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी सेम ही है उसमें सेम। उसके बाद PAMP पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर प्रोटीन्स, जो कि स्पेसिफिक पैथोजन में कौन से स्पेसिफिक मोलिकुलर प्रोटीन है वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो ऐसे वाइड रेंज ऑफ रिसेप्टर्स है, वो अलग अलग चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की उसकी कैपेसिटी है जिससे वो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके और उसको उसी साइट पे किल कर सके। ये मैक्रोफेजेस जो है, मीन्स न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, इनकी ये खासियत है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि उनका उसमें से एक एक देखेंगे। पहला हम देखेंगे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। तो उसमें से पहला हम देखेंगे मोनोसाइट को। जो मोनोसाइट अगर हम देखेंगे तो अब हम देख रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी, बट मोनोसाइट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रैनुलोसाइट। ओके, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पीछे जाके तो न्यूट्रोफिल वाज ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट वाज अ ग्रैनुलोसाइट। तो इन्होंने फंक्शन के हिसाब से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ रहा है किसमें, मैक्रोफेजेस में, बिग ईटर्स में, प्राइमरी डिफेंस प्रोवाइड करने में। बट अगर हम इसको स्ट्रक्चर बेसिस पे करें तो ये अग्रैनुलोसाइट हो गया, ये ग्रैनुलोसाइट्स हो गया। तो अब हम लोग स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी शो करता है। इन्नेट इम्यूनिटी का जो काम है उसमें कौन कौन से WBC के पार्ट जो है, ग्रैनुलोसाइट हो या अग्रैनुलोसाइट हो, वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा था मोनोसाइट जाकि अग्रैनुलोसाइट है। अब ये मोनोसाइट अग्रैनुलोसाइट जो है ये क्या करता है, दीज आर द प्रिकर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मीन्स बिग ईटर सेल जो है, नेचुरल किलर सेल जिसको हम बोलते हैं, बिग ईटर्स जो मैक्रोफेज है। तो मोनोसाइट
ये भी काम करते हैं, ये भी वही काम करते हैं, और यही प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मीन्स इसी से मैक्रोफेजेस भी बनते हैं। सो मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस आर क्या बोल सकते हैं, मोनोसाइट इज अ प्रिकर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस, यानी जो छोटा फॉर्म है वो मोनोसाइट है, बड़ा फॉर्म मैक्रोफेज है। ओके, स्पेसिफिक मोनोसाइट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर में, लंग्स में या किडनी में, जो बड़े बड़े वाइटल ऑर्गन्स है, तो उनमें वो मोनोसाइट्स डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसको किल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लंग्स का एग्जांपल लें, ओके, और लंग्स में कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर लिया तो लंग्स में मोनोसाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो जो कि ऑर्गेनिज्म आएगा उसको पहले इनगल्फ करके किल कर देंगे। ओके, वैसे लीवर में है, लीवर में भी वो करेगा, किडनी में है, किडनी में भी कोई ऑर्गेनिज्म आएगा उसको किल करेगा। अब बेसिक फर्क ये है कि उसके नाम कहीं कहीं पे कुछ ऑर्गन्स में उसको स्पेसिफिकली नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल लीवर में, अगर लीवर में प्रेजेंट मोनोसाइट है, ओके, तो उस मोनोसाइट को हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं, कुफर सेल। कोई कफर बोलेगा, कोई कुफर बोलेगा, वट एवर इट में बी। तो कुफर सेल या कुफर सेल, वट एवर इट में बी, ये स्पेसिफिक नाम है ऐसे मोनोसाइट्स का जो कि लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ। कुफर सेल जो लीवर में प्रेजेंट ऐसे स्पेसिफिक मोनोसाइट्स हैं। ओके, लंग्स, और इसमें लंग्स में जो प्रेजेंट है वो अल्वेओलाइज में होते हैं, उनको अल्वेओलार मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ओके, मैक्रोफेजेस हमने बोला ना, प्रिकर्सर जो है मोनोसाइट एंड बड़ा जो है मैक्रोफेजेस, तो उसी का जो पार्ट है अल्वेओलार मैक्रोफेजेस। किडनी में जो है उसमें मेसेनग्लियल सेल्स इन किडनी जो होता है वहाँ पे उसमें उसको ये बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ मोनोसाइट्स को। ओके, सो ये मोनोसाइट्स के टाइप्स है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस। ओके, अब इसका एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, डायरेक्टली एनगल्फ करता है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डेब्रिज, मीन्स ऑर्गेनिज्म को भी और उसके जो किल होने के बाद जो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी, सबको वो एनगल्फ करके न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि वो फर्दर हार्म नहीं कर पाएगा बॉडी को, और वो फर्दर लिम्फेटिक्स या ब्लड थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जा सके। ओके, नॉर्मल एक्सक्रीशन के थ्रू, लिम्फेटिक एक्सक्रीशन हो या बॉडी फ्लूइड के एक्सक्रीशन हो, उसके थ्रू वो बॉडी के बाहर फेंका जा सके, ऐसे इसमें उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको इनगल्फ करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये काम है, एक्शन है मोनोसाइट्स का। अब इतने से ही वो उसका एक्शन खत्म नहीं हो रहा है। मोनोसाइट ये जो प्राइमरी डिफेंस है बॉडी का, अब ये क्या करते हैं, ये तो खुद काम कर रहे हैं, बट ये इतने वेग काम नहीं कर सकते जितना ह्यूमरल या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कर सकता है। तो ये प्राइमरी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉर्डर पे देखें तो हमारा कुछ बटालियन का कुछ एक पार्ट जो है, टुकड़ी छोटा सा, जो कुछ सैनिक जो होते हैं वो किसी बॉर्डर पे तैनात है। वो सैनिक क्या करेंगे, जैसे ही कोई बाहर से हमको आक्रमण करेगा वो उनसे लड़ेंगे भी, और हमारी इंटरनल जो मिलिट्री है उनको भी इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे लोग लड़ने आ रहे हैं, पता नहीं कितने हैं, क्या है, बट ये हमको हार्म कर सकते, हम तो उनसे लड़ भी रहे हैं। और ये फर्दर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं मिलिट्री को, और मिलिट्री भी आके वो आप पे फर्दर डिफेंड करती है। ओके, वैसे ही मोनोसाइट लड़ तो रहा है ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनको एनगल्फ कर रहा है, फर्दर वो ट्रिगर करता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी वो अदर ह्यूमरल हो या सेल मेडिएटेड हो या बोथ। ओके, ह्यूमरल सेल मेडिएटेड बोथ, ये कैसा है हम बाद में देखेंगे। इनको ट्रिगर कर देता है, यानी फर्दर हमारी पूरा जो सेल डिफेंस है उस पर अटैक कर सके। अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है तो वो उसमें उसको क्योर करने के लिए या फिर उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर करने का काम मोनोसाइट करता है। ओके, तो यह है बेसिकली मोनोसाइट। ओके, अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमने देखा था वो ग्रैन्युलोसाइट्स है। ओके, ग्रैन्युलोसाइट मीन्स व्हाट, कि जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। अब न्यूट्रोफिल जो है उसको हम लोग बोलते हैं, और का नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फ काउंट जो हम लोग WBC काउंट या फिर कंप्लीट CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में कभी पॉलीमॉर्फ काउंट अगर देखा होगा तो न्यूट्रोफिल काउंट को हम उसको बोलते हैं। ओके, जनरली न्यूट्रोफिल काउंट सबसे कम या जो कम हुआ होता है या बड़ा होता है, ये सिग्निफिकेंट कुछ डिसीज कंडीशन में हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HIV वगैरह में होता है कि जिसमें न्यूट्रोफिल काउंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ओके,
तो न्यूट्रोफिल भी क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है बॉडी का। ओके, फर्स्ट लाइन डिफेंस जैसे हमने बोला मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट्स है, वैसे ही फर्स्ट लाइन डिफेंस न्यूट्रोफिल्स भी है। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम लोग देखेंगे तो 6 आवर्स या एक दिन के लिए वो मैक्सिमम 1 डे या 6 आवर्स, हाफ डे या 6 आवर्स टू 1 डे तक उसका मैक्सिमम काम होता है। हाफ लाइफ मीन्स कंप्लीट काम उसका 12 घंटे का, हाफ लाइफ 6 आवर्स का, एंड 24 आवर्स हाफ डे टू 1 डे उनका वो काम करते हैं, यानी उसकी लाइफ है एक्चुअली। उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स एंजाइमेटिक ग्रैन्यूल्स विच किल्स एंड डिग्रेड द ऑर्गेनिज्म। हमने बोला ये कि ग्रैन्यूलोसाइट्स है, यानी इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये ग्रैन्यूल्स जो है वो कुछ यूज होगा इसीलिए प्रेजेंट है। ये ग्रैन्यूल्स में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जो है वो न्यूट्रोफिल सिक्रेट करेगा या इनगल्फ करने के बाद ऑर्गेनिज्म पे वो एंजाइम छोड़ेगा। तो वो एंजाइम से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो डिस्ट्रक्ट होता है और ऑर्गेनिज्म किल होता है। फिर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी न्यूट्रलाइज या मेटाबोलाइज करने के लिए भी उसमें एंजाइम्स एक्ट करते हैं, वो ग्रैन्यूल्स के एंजाइम्स रहते हैं। ओके, उसमें 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स है। कौन कौन से 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स है, प्राइमरी अजोरोफिल ग्रैन्यूल्स और सेकेंडरी जो होता है उसमें अभी प्राइमरी जो एजोरोफिल ग्रैन्यूल्स है वो एंजाइम लाइक पेरोक्साइड एंजाइम जो कि इसके है। अदर एंजाइम्स जो है उसमें जैसे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, पेरोक्साइडेज एंजाइम होते हैं, जो कि किसी भी इसको किल करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, स्पेसिफिक दूसरे जो सेकेंडरी टाइप ऑफ जो ग्रैन्यूल्स है जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं, वो उसमें क्या होता है, लाइसोसोम, लैक्टोफेरिन, कोलेजिनेज, है ना, जो कि क्या करते हैं, जो बॉडी के बाहर एक्ट करते हैं, मीन्स सेल के बाहर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको अगर डिटेल्ड समझना चाहे, ओके, दोनों को भी, तो फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रोफिल है, कोई ऑर्गेनिजम्स को उसने इनगल्फ कर लिया। अब ये ऑर्गेनिज्म पे जो एंजाइम एक्ट होंगे इनसाइड वो होते हैं प्राइमरी अजोरोफिल ग्रैन्यूल्स से, और ये माइलोपेरोक्साइडेज लाइक एंजाइम्स होते हैं, वो उस पर एक्ट करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करेंगे इनसाइड द सेल। ये हो गया प्राइमरी ग्रैन्यूल्स का एक्शन। अब आउटसाइड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ये एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रोफिल है, ये ऑर्गेनिज्म आया, ये न्यूट्रोफिल ने क्या किया, बाकी लाइसोसोम और ये जो सेकेंडरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफेरिन, कोलेजिनेज, ये एंजाइम है वो बाहर छोड़ दिए ऑर्गेनिज्म पे, और वो एंजाइम्स ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं। दैट इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ न्यूट्रोफिल एक्शन। ओके, सो लाइसोसोम और स्पेसिफिक हम ये हर किसी का इसमें एंजाइम का एक्शन अगर देखेंगे तो लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय सेलुलर कंटेंट। लैक्टोफेरिन क्या करता है, आयन मैकेनिज्म इंटरफेरेंस, ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉल बैक्टीरिया वगैरह है उनमें आयन मेटा चेन जो उनमें मैकेनिज्म है जो कि सेलुलर इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए काम आता है, उसी को वो ब्रेक कर देता है, जिससे वो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोलेजिनेज जो कोलेजन फाइबर ऑर्गेनिज्म में है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली मर जाएगा, है ना। सो ये सेकेंडरी एक्शन है उसका, वो आफ्टर डैमेजिंग इन्फेक्टिव सेल इट ट्रिगर्स द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन इन टर्न्स इनहांसेस द न्यूट्रोफिल इन बोन मैरो। अब सेकेंडरीली मैंने क्या बोला, जैसे मोनोसाइट्स ने क्या किया कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये जो सेकेंडरी ये है ग्रैन्यूल्स है, उन्होंने क्या किया, लाइसोसोम, लैक्टोफेरिन और कोलेजिनेज टाइप एंजाइम्स सेल के बाहर छोड़ दिए, उसने ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, यानी उसको डाइजेस्ट कर दिया। उतने पे नहीं रुकेंगे ये लोग, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे इम्यून मैकेनिज्म। अब इम्यून मैकेनिज्म ट्रिगर होने के लिए इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो होता है वो साइटोकाइन होता है। ओके, साइटोकाइंस डिफरेंट साइटोकाइंस के डिफरेंट पार्ट इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करेंगे, और बोन मैरो क्या करेगा, वहाँ पे फर्दर न्यूट्रोफिल का बनाना अब चालू कर देगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए और न्यूट्रोफिल की ज़रूरत है। तो इतना ही नहीं करेगा कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म किल करके छोड़ नहीं दिया, तो ये इनका प्रोडक्शन साइड जो है बोन मैरो को बोल रहा है कि भाई हम ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं, और की भी ज़रूरत पड़ सकती है,
तो साइटोकाइंस के थ्रू, इंटरल्यूकिन्स के थ्रू वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और बोन मैरो फर्दर न्यूट्रोफिल्स को और भेजेगा और फर्दर ऑर्गेनिजम्स को किल करने की प्रोसेस एनहांस होगी और बॉडी डिफेंस प्रॉपर रहेगा। ओके, सो सेकेंडरी एक्शन जो है न्यूट्रोफिल का ये होता है कि ट्रिगरिंग द इम्यून मैकेनिज्म थ्रू साइटोकाइनेस। ओके, अब ये होता है जो कीमोटैक्टिक एक्शन हमने WBC का देखा था, है ना, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे WBC की, कीमोटैक्सिस होता है उसमें। कीमोटैक्सिस यानी क्या, जब भी इन्फ्लामेटरी एक आधा इन्फेक्टिव सेल्स या इन्फ्लामेटरी सेल्स ये हो जाता है, वो कुछ केमिकल वहाँ पे लिबरेट हो जाते हैं, ये केमिकल्स को सेंस करता है न्यूट्रोफिल। ओके, और इस केमिकल्स को सेंस करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होके फिर वहाँ पे देखता है इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या डिब्राइमेंट हुआ है, नॉर्मल सेल्स जो डेथ हुए सबको इनगल्फ करके न्यूट्रलाइज करने का या फिर सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के द्वारा एंजाइमेटिक एक्शन करने का उसका काम चालू करके वो फिर से वहाँ नॉर्मल डिफेंस प्रोवाइड करने का काम न्यूट्रोफिल होता है। तो वो टुवर्ड्स दैट केमिकल अट्रैक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल इज अ कीमोटैक्टिक एक्शन, है कि ना। वो किसके थ्रू होता है, साइटोकाइनिन्स के थ्रू होता है या उसको इंटरल्यूकिन्स के थ्रू। इंटरल्यूकिन 8 जो है, हम डिटेल्स बाद में इंटरल्यूकिन्स के देखेंगे, वो हम आपको डिटेल में समझ में आएगा। ओके, लोकल एंडोथेलियल डैमेज ऑल्सो ट्रिगर्स द इम्यून मैकेनिज्म। एंडोथेलियल डैमेज मीन्स व्हाट, किसी भी समझ लो लोकल, उसमें एंडोथेलियम इनर जो लेयर होता है किसी ऑर्गन का, उसका भी नॉर्मल अगर ट्रिगर डैमेज हो जाए, वो भी कुछ केमिकल्स क्या करेगा वहाँ पे, वो एबनॉर्मल सिक्रेट करेगा, जिसको भी इम्यून साइटोकाइनिन्स थ्रू वहाँ पे पहुँचाया जाएगा इम्यून सेल्स की तरफ, और ये इम्यून सेल्स वहाँ पे जाके अपना काम शुरू करेंगे। सो दिस एंडोथेलियल डैमेज ऑल्सो कैन ट्रिगर द न्यूट्रोफिल एक्शन इन बॉडी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल न्यूट्रोफिल का स्पेसिफिक एक्शन क्या होता है, जिससे अभी मैंने जो ओवरऑल एक्शन आपको बताया न्यूट्रोफिल का, वो एक्शन तो है ही, और डिटेल में हम लोग देखेंगे कि वो वैसा एक्शन कैसे करता है। ओके, फर्स्ट उसमें देखेंगे ऑक्सीडेटिव किलिंग। ऑक्सीडेटिव किलिंग का मतलब क्या है अब न्यूट्रोफिल क्या करता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये जो एंजाइम है न्यूट्रोफिल का, वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन इनटू रिएक्टिव ऑक्सीजन। अब नॉर्मल ऑक्सीजन है, उसको रिएक्टिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना। नॉर्मल ऑक्सीजन तो कंबाइन नहीं हो रहा, रिएक्टिव ऑक्सीजन कंबाइन होगा, और ये कंबाइन होने के बाद वो कुछ एसिडिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड, ये केमिकल्स वहाँ पे फॉर्म करेगा। ओके, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। ओके, सो नॉर्मली क्या किया न्यूट्रोफिल ने, खुद कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, एक NADPH सिक्रेट किया। NADPH ने क्या किया, नॉर्मल ऑक्सीजन को रिएक्टिव ऑक्सीजन बनाया। रिएक्टिव ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, और हाइड्रोजन के कंबाइन होके जो एसिडिक या स्ट्रॉन्ग ऐसे केमिकल्स में वो कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड, और उन्होंने क्या किया, वहाँ के ऑर्गेनिज्म को किल किया। अब बोलोगे आप कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड नॉर्मल सेल्स को भी तो डैमेज कर सकते हैं, तो नॉर्मल सेल्स को डैमेज ना हो हमारे, इसलिए हमारे पास पेरोक्सिसोम्स होते हैं। ओके, ये पेरोक्सिसोम्स नॉर्मली ये ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं हो। ओके, सो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड जो बनाना है और वो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द ऑक्सीडेटिव किलिंग ऑफ न्यूट्रोफिल। ओके, सेकेंडरी एक्शन नॉन ऑक्सीडेटिव किलिंग, जिसमें मैंने एंजाइमेटिक एक्शन बोला था आपको कि लाइसोसोम, लैक्टोफेरिन, कोलेजिनेस, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको कि सेल उसको एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेट करेगा और वो बाहर ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, ये न्यूट्रोफिल का जो सेकेंडरी नॉन ऑक्सीडेटिव किलिंग इसको बोलेंगे हम लोग, जो एंजाइम सिक्रेट करके ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हो गया न्यूट्रोफिल का। और भी सेल्स है जो कि इन्नेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी उसके कारण काम करता है, वो है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स कहाँ है, इनके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, जनरली स्किन या ऐसे पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उनका कांटेक्ट है। फॉर एग्जांपल, फॉर नॉर्मल स्किन है,
ओके, ये स्किन में डेंड्राइटिक सेल्स रहेंगे और वो सेंस करेंगे एक्सटर्नल कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके प्रोटीन को वो सेंस करेंगे। ओके, और ये जो प्रोटीन को उन्होंने एंटीजन को सेंस किया वो नियरेस्ट लिम्फ नोड जो है उसको बताएंगे। लिम्फ नोड के पास फिर अपने ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स का ये जो होता है वो प्रेजेंट होता है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स का, वो ट्रिगर हो जाएंगे। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन का ऑर्गेनिज्म के एंटीजन का वो इन्फॉर्मेशन लिम्फ नोड तक पहुंचा देंगे और लिम्फ नोड देखेगा कि किस ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे किसका काम है, बी लिम्फोसाइट में ह्यूमरल का किस इम्यूनोग्लोबुलिन का काम है, या फिर कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी सेल्स उस पर एक्ट कर सकता है अगर वो बॉडी में इन्वेड हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम है वो होता है डेंड्राइटिक सेल्स का। ओके, इसका खुद का उतना कुछ काम नहीं है, बट ये इसका स्पेसिफिक अच्छा काम ये है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कौन से टाइप ऑफ एंटीजन जो बिफोर एंट्री ऑफ द स्किन और बॉडी में एंट्री से पहले ही उसके अगेंस्ट हम लोग प्रिपेयर्ड रहे। ये काम सिग्नलिंग का काम ये डेंड्राइटिक सेल्स का काम होता है। ओके, उसके बाद हम वो देखते हैं साइटोकाइनिन्स। दीज आर द इंटरमीडिएटरी सब्सटेंसेस जो कि सिग्नल करते हैं नॉर्मल इन्वेजन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी में हो। तो हम लोगों ने देखा कि मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स उसको सेंस करके उनको अटैक करने लगते हैं। इनका अटैक जो है उसके साथ ही सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होके नॉर्मल ह्यूमरल बी सेल में यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी और या फिर टी सेल इम्यूनिटी को स्टिमुलेट किया जाएगा। इनको जो स्टिमुलेट करने का मीडिएट करने का काम जो है वो बीच के साइटोकाइनिन्स करते हैं। ओके, साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं? दीज आर द इम्यून प्रोटीन विच सिग्नल्स द इन्वेजन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एबनॉर्मलिटी। ओके, अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इम्यून सेल्स या अदर वेरियस सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक इसका रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, डाउनस्ट्रीम उसका स्टिमुलेशन करते हैं। डाउनस्ट्रीम मीन्स व्हाट? फ्रॉम वेग टू स्पेसिफिक मीन्स क्या? मैक्रोफेजेस और इनको ना करते हुए डाउनस्ट्रीम बी सेल या टी सेल, ह्यूमरल या टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को वो स्टिमुलेट करते हैं। साइटोकाइंस जो होता है ऑटो इम्यून डिसीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? साइटोकाइंस क्या करते हैं? कभी कभी एबनॉर्मल सिग्नलिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म इन्वेड हुआ और उसके कारण इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस काम कर रहे हैं और सेकेंडरी साइटोकाइनिन्स स्टिमुलेट करके बी सेल या टी सेल इम्यूनिटी स्टिमुलेट होकर उस ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ओके, बट कोई ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न्यूट्रल है, बॉडी में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी एबनॉर्मल साइटोकाइंस क्या हुए? सिग्नलिंग हुए। किसके प्रोटीन के खिलाफ? खुद के नॉर्मल सेल के प्रोटीन के खिलाफ ही वो साइटोकाइनिन स्टिमुलेट हो गए रिसेप्टर्स लेके। फिर कोई सेल मेडिएटेड या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करके नॉर्मल सेल पे ही अटैक करने लगाया और फिर उस नॉर्मल सेल जहाँ पे अटैक हुआ उस ऑर्गन का ऑटोइम्यून डिसीज वहाँ पे होता है। ओके, बेसिकली हमको बोलना है ये है कि खुद के बॉडी के ही एंटीजन सेंस ना करके उसको एबनॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म को ट्रिगर करना, ये काम होता है साइटोकाइनिन्स का इन ऑटोइम्यून डिसीजेस। नॉर्मली तो ये फॉरेन प्रोटीन को इसको स्टिमुलेट करके अटैच करके ही वो सिग्नलिंग करेगा, बट अगर इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी वो अगर एबनॉर्मल स्टिमुलेट करेगा तो वो ऑटोइम्यून डिसीज होगा। सच एज वो क्या करता है? फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है फॉर एग्जांपल, उसमें जानस काइनेज इनहिबिटर जो होता है इसमें क्या होता है कि रूमेटिक आर्थराइटिस है जिसमें जानस काइनेज करके ये जो है साइटोकाइनिन प्रोडक्शन और इसका जो स्टिमुलेशन है उसके कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो इसको इनहिबिट करना पड़ता है रूमेटिक आर्थराइटिस में, इस साइटोकाइनिन एक्शन को इनहिबिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग टोफेसिनिब, बैरासिनिब, साइटोकाइनिन, ये टाइप ऑफ साइटोकाइनिन इनहिबिटर्स हम लोग देते हैं। मीन्स रूमेटिक आर्थराइटिस होने के लिए जानस काइनेज का एक्शन होना ज़रूरी है और जानस काइनेज अपने इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करके बॉडी पे ही आर्थराइटिस कॉज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। अगर हम जानस काइनेज को ही इनहिबिट कर दें तो फर्दर स्टिमुलेशन सिग्नलिंग नहीं होगा और आर्थराइटिस के फर्दर सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में भी यही होता है।
तो ऐसे टाइम में हम इमिटेनिब टायरोसिन काइनेज इनिबिटर उनमें देते हैं, जो कि फर्दर साइटोकाइन स्टिमुलेशन वहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस कौन से होते हैं। अगर आपको ये कौन कौन से साइटोकाइनिन उसको इंटरल्यूकिन्स के फॉर्म में हम बोलते हैं, ये क्या क्या एक्शन करते हैं और कहाँ कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आपको चाहिए तो आप इसका वीडियो पॉज करके ये डिटेल्स आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। इनर इम्यूनिटी में जो स्टिमुलेटर्स है मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स हमने देखा, दिस इज ऑल्सो अ ग्रैनुलोसाइट है। ओके, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अब उसमें बेसोफिल जो ग्रैनुलोसाइट है वो मास्ट सेल और उसका क्या फंक्शन है इन इन्नेट इम्यूनिटी हम लोग देखेंगे। और दोनों भी कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैक्सिममली मास्ट सेल्स जो होते हैं बॉडी में वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सटर्नल स्किन कांटेक्ट या फिर जो हॉलो ऑर्गन्स है जिनका डायरेक्ट एनवायरमेंटल इससे कांटेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल जीआई ट्रैक्ट, ऐसे जगह जो मैक्सिमम मास्ट सेल्स होते हैं, ऐसे मास्ट सेल्स पे बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स ये जो है वहाँ पे बेसोफिल और ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बेसोफिल पेरिफेरल ब्लड फ्लो में भी सर्कुलेट होते हैं फॉर फर्दर यानी इम्यून फंक्शन के लिए। बोथ सेल्स कंटेन लार्ज ग्रैन्यूल्स विच हैज हिस्टामाइन। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है, दोनों के पास हिस्टामाइन होता है। हिस्टामाइन हमने देखा है कि वो एलर्जिक रिएक्शन और फर्दर इसमें बहुत सारा उसका काम होता है जो बॉडी के कुछ एक्शंस को स्टिमुलेट करने का। फॉर एग्जांपल वैसो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। वैसो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब है जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला सब्सटेंस है ना। एक्टिव का मतलब यही नहीं है कि कंस्ट्रिक्ट ही करेगा, बट यहाँ हिस्टामाइन उसको क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने के कारण वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और फर्दर एबनॉर्मल एक्शन शुरू हो जाते हैं। ओके, दोनों सेल्स जो है वो उनमें आईजीई का रिसेप्टर होता है, आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई का। सो हमने कभी भी देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर ब्रोंकस है, ऐसे जगह पे, या फिर जहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन वाले जो हॉलो ऑर्गन्स है ऐसे, उसमें आईजीई का अस्थमा में आपने कभी देखा होगा। स्पेसिफिकली अस्थमा में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, आईजीई, और वो अस्थमा ट्रिगर किससे होता है, हिस्टामाइनिक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एक्शन से ही होता है। सो आईजीई के रिसेप्टर्स उसमें होते हैं। ओके, सो जब भी एनाफिलेक्सिस होता है तो आईजीई ही आएगा, क्योंकि बिकॉज उसमें हिस्टामाइन के ऊपर वहाँ पे रिसेप्टर्स आईजीई के स्पेसिफिकली बाइंड होने के लिए होते हैं। ओके, अब हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स जो है वो जो सीक्रेट होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे। दिस इज एक्चुअली अ इम्यून रिस्पॉन्स कि जो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड सेल्स एंड वो उस पार्ट में बढ़ाना, बट इसके कारण एनाफिलेक्सिस, शॉक और ये होने के चांसेस भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो करते क्या क्या है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल, ब्रोंकस, गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ब्रोंकस ट्रैक उसमें है, और म्यूकस सिक्रेशन बढ़ा देना जो कि ऑर्गेनिज्म और वो सब जब आएंगे तो उनको ट्रैप करने के लिए। तो बेसिकली ये है इनका जो एक्शन है वो एक वहाँ पे लोकल रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देते हैं बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स थ्रू हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, जिससे इम्यून रिएक्शन को फर्दर ट्रिगर होके ऑर्गेनिज्म जो इन्वेड हुए हैं उनको किल किया जा सकता है। ओके, अब हम देखेंगे नेचुरल किलर सेल। जैसे हमने देखा था मैक्रोफेजेस, वैसे ही नेचुरल किलर सेल भी है। दिस इज अ ग्रैनुलोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द वायरसेस, प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द ट्यूमर्स ऑल्सो। बॉडी में जो कार्सिनोजेनिक ट्यूमर्स या बिनाइन ट्यूमर्स है उसको सेल्स को भी किल करने का काम मैक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल्स करते हैं। अब इनके पास क्या होता है, नो स्पेसिफिक एंटीजन, सो दे कांट क्रिएट एनी स्पेसिफिक मेमोरी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल उसने आया किसी ऑर्गेनिज्म को किल किया खत्म बात। नेक्स्ट टाइम आया वो पहचानेगा नहीं कि वो पहले आया था कि नहीं आया था, पर वो उसका एक्शन वही करना शुरू करेगा। ओके,
नेचुरल किलर सेल पे दो टाइप के एंटीजन होते हैं, एक होता है स्टिमुलेटरी और एक होता है इनिबिटरी। उसमें इनिबिटर उसमें क्या होता है, इनिबिटर रिसेप्टर्स एंटीजन नहीं होंगे, रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, जो इनिबिटर रिसेप्टर्स है वो मोर एक्टिव एंड डोमिनेंट है देन स्टिमुलेटर रिसेप्टर्स। ओके, अब ये जो होते हैं नेचुरल किलर सेल जो है, उनके पास उनका एक्शन क्या है और वो करते क्या है। उनके पास HLA एंटीजन होता है, HLA एंटीजन को सेंस करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम लोग उसमें फर्दर देखेंगे कैसा होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई ह्यूमन सेल है उस पर स्पेसिफिक ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन होता है जो ल्यूकोसाइट उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेचुरल किलर सेल उस इसको आइडेंटिफाई करेगा और खुद के सेल पे अटैक नहीं करेगा। बट ये सेल अगर कुछ गड़बड़ हो गया, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, तो HLA एंटीजन प्रॉपर वहाँ पे नहीं रहेगा या फिर वो डेविएट हो जाएगा, तो उस पर वो एक्ट कर सकता है, यानी उसको किल कर सकता है। तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अगर यहाँ देखें, व्हेन ह्यूमन सेल्स गेट इन्फेक्टेड और म्यूटेटेड, HLA गेट्स डाउनग्रेडेड। यानी नॉर्मल जो HLA एंटीजन होता है वो डाउनग्रेड होता है कब, जब वो उसका इन्फेक्शन हो जाए या फिर उसमें कुछ ट्यूमर चेंजेस या म्यूटेशन उसमें हो जाए, तब ये ऐसे सेल्स को नेचुरल किलर सेल उस पर अटैक करके उस सेल्स को किल कर सकता है। Natural killer cell also can get activated by formation of antigen-antibody complex on the surface, known as antibody-dependent cellular toxicity। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्पेसिफिक एंटीजन है ऑर्गेनिज्म का और उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी के जितने भी एंटीबॉडी है ना, IgA या E और ऑल, उनको ये अटैच होके इन्होंने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया है। ओके, और इसके कारण भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा उसको नेचुरल किलर सेल और उसको भी वो डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, इसके कारण भी वो स्टिमुलेट होके उसको भी करेगा डिस्ट्रॉय। नेचुरल किलर सेल सीक्रेट्स प्रोटीन लाइक पोरफोरिन विच फॉर्म्स पोर इन टारगेट सेल। फॉर एग्जांपल, पोरफोरिन का काम क्या होता है, जस्ट अ मिनट। हाँ, उसमें क्या करता है, पोरफोरिन का काम क्या है। फॉर एग्जांपल, एक ये है, एक सेल है, उसको नेचुरल किलर सेल कैसे किल करेगा, उसने पोरफोरिन पहले किया तो पोर फॉर्म करेगा वो, उसमें हॉलो पोर्स बनने के बाद फिर फर्दर एंजाइम्स उस पोर से इनोकुलेट करके वो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, तो इससे क्या करता है, वो ऑर्गेनिज्म को किल करने का उसका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स उसको इनोकुलेट करेगा आफ्टर पोर फॉर्मेशन, और ऐसे उस ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। और फर्दर वो साइटोकाइंस को स्टिमुलेट करके फर्दर इम्यून रिस्पांस को, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जो कि B सेल मेडिएटेड या T सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस को वो ट्रिगर भी करेगा। ओके, सो ये एक्शन होती है साइटोकाइन इनकी, नेचुरल किलर सेल की, किसमें, दिस टाइप ऑफ इननेट इम्यूनिटी में। ओके, समझ गए। तो नेचुरल किलर सेल जो है वो दिस इज टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट ओनली, जिसको नेचुरली वो क्या करेगा, डायरेक्टली मैक्रोफेज से एक्शन करेगा या फिर पोरफोरिन सीक्रेट करके उसमें पोर फॉर्मेशन करके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स उसमें इनोकुलेट करके उस ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स, उसको भी ट्रिगर करेगा। ओके, थैंक यू।